ध्यान दो सर, वैल्यूएशन रूल्स, ये क्या हो रहा है भाई? हाँ, बोले ये रमिता टाइप से कैसे हो रहा है? तो मैं लिख रहा हूँ और गायब हो जा रहा है, लिख रहा हूँ और गायब हो जा रहा है। चलो वैल्यूएशन रूल्स पढ़ेंगे सर, ध्यान दो। मैंने आपको पहले ही बताया था सर, कस्टम में दो टाइप से टैक्सेस लगते हैं, दो टाइप से अपन ड्यूटी लगाते हैं, एक परसेंटेज होती है और एक स्पेसिफिक होती है। ज्यादातर हमें चीजें परसेंटेज पढ़ना है। तू क्या कर रहा है यहाँ पर? अबे 11th वाले कस्टम नहीं होता है अभी। अच्छा, मैं डर गया, मैं बोला 11th वाला कस्टम पढ़ना, हार्ट अटैक आ रहा था मेरे को। हैं? नहीं, मैं ध्यान नहीं दिया भाई। चल कोई बात नहीं, चले जाओ, नहीं तो मदोशी और बेहोशी में गिर जाएगा यहीं पर कस्टम सुन के। ठीक है, पता चला बोले 11th ही छोड़ दिया, पढ़ना ही नहीं है, मुंबई तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा भाई। हम बोले सर इतना सुना उस दिन कस्टम कि अब दिल भर गया सर, अब नहीं, अब नहीं, बस हो गया सर, बस। बंद कर देना दरवाजा। चलो ध्यान दो सर, वैल्यूएशन रूल्स। तो वैल्यूएशन रूल्स दो टाइप से मैंने आपको बताया था सर, जीएसटी सॉरी कस्टम में टैक्स दो टाइप से लगते हैं, एक स्पेसिफिक होता है और एक एड वैलोरम होता है सर। याद है ना, बताया था परसेंटेज वाइज होता है, और ये होता है सर कुछ क्वांटिटी बेस्ड, वेट बेस्ड मेजर करते हैं सर, वो स्पेसिफिक हो जाता है सर। और सर वैल्यूएशन के रूल्स सेक्शन 14 में बोलता है सर, वैल्यूएशन ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, द वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स शैल बी द ट्रांजैक्शन वैल्यू। सर हमें इससे मतलब है सर, कस्टम में हमेशा याद रखना सर, कस्टम ड्यूटी किस पे लगती है सर? एक्सेसिबल वैल्यू। और एक्सेसिबल वैल्यू किस बेसिस में पहुंचा जाता है सर? ट्रांजैक्शन वैल्यू के बेसिस में। ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ गुड्स, दैट इज टू से द प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल फॉर द गुड्स। क्या आपने प्राइस पे किया है या पे करने वाले हो? पेबल लिखा है सर, अगर आप पे करने वाले हो ना सर, तो उसको भी वैल्यू में इंक्लूड किया जाएगा। when goods for when sold for export to India, सिंपल सी बात है सर, आसान भाषा में ये नहीं बोल लेता इंपोर्ट, गुड्स फॉर सोल्ड फॉर एक्सपोर्ट टू इंडिया, एक्सपोर्ट टू इंडिया है, फ्रॉम थोड़ी के सर, टू है मतलब आ रहा है, आ रहा है मतलब इंपोर्ट है। फॉर डिलीवरी एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन, डिलीवरी की बात है सर। बायर एंड सेलर आर नॉट रिलेटेड। सर क्यों बोला ऐसा? क्योंकि अगर सर बायर सेलर रिलेटेड रहेंगे ना, तो सर मतलब जानबूझ के कम प्राइस चार्ज होगा, कम प्राइस चार्ज होगा तो कस्टम ड्यूटी कम हो जाएगी, इसलिए बोला सर बायर सेलर रिलेटेड नहीं होना चाहिए। मैं बोला अगर रिलेटेड रहे तो सरकार बोली फिर हम नीचे रूल्स दिए हुए हैं, रूल्स के बेसिस में वैल्यू निकालेंगे, अपन नीचे पढ़ेंगे रूल्स भी। एंड प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन फॉर द सेल, मतलब जहां पर अपन गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ प्राइस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सर सामने वाले को, जैसे मान ले मैं इंपोर्ट कर रहा हूं, तो मैं सामने वाले को बोला सुन मैं तेरे को 10 लाख रुपए दे देता हूँ बैंक से, और बचा जो 10 लाख और देना उतने की गाड़ी दे देता हूं। नहीं सर, प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। मैं बोला नहीं है सोल कंसिडरेशन, मैं तो गाड़ी भी दे रहा हूं। सरकार बोली सुन अगर तू ऐसी हरकत किया ना, तो हम नीचे रूल्स में जाएंगे और रूल्स के बेसिस में तेरी वैल्यू निकालेंगे। सरकार बोलती है प्यार से तू अपने तरीके से वैल्यू बता दे, और नहीं तू जोल जा या कुछ भी तिकड़म करने की कोशिश किया, तो फिर हम रूल्स के बेसिस में तेरी वैल्यू निकालेंगे सर। ठीक है, और देखो सर टैक्स पॉइंट, सर ट्रांजैक्शन वैल्यू इन केस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स शैल इंक्लूड इन एडिशन टू द प्राइस एज अफोरसेड एनी अमाउंट पेड और पेबल फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, इंक्लूडिंग मतलब सर ट्रांजैक्शन वैल्यू जो अपन निकालेंगे, ट्रांजैक्शन वैल्यू जो निकालेंगे उनमें ये सब चीजें इंक्लूड करेंगे। इसको इंक्लूड करने के पीछे का एक लॉजिक है, आप ये लॉजिक सीख जाओ, बाप जन्म में कभी नहीं फंसोगे सर। लॉजिक ये बोलता है कि गुड्स मेरे पोर्ट में पहुंचने से पहले के जितने भी खर्चे, मतलब मान ली गुड्स यूएस से निकला, यूएस से निकल के मुंबई के पोर्ट में पहुंच रहे, तो यूएस के पोर्ट से निकल के मुंबई के पोर्ट में पहुंचने से पहले तक के जितने खर्चे सब ऐड हो जाएंगे। ये इसका लॉजिक है, बाकी मैं रटा दूंगा सर, बाकी मैं नीचे पढ़ के बता दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, पर आप ये समझो मेरे गुड्स को मेरे पोर्ट तक लाने तक जितने खर्चे वो पूरे आएंगे। एक बार मेरे पोर्ट में पहुंच गया, उसके बाद उस गुड्स को अगर मैं घर लेके भी गया तो वो नहीं आएगा। सर एक एग्जांपल तो सिंपल सी बात है सर, मान लो पोर्ट पे माल आ गया, माल आने के बाद मैं उसको ट्रक में लेके घर लेके जा रहा हूं, सरकार बोली वो जो ट्रक का भाड़ा तू पे कर रहा है वो नहीं आएगा। बोले अच्छा, जो शिप में आ रहा है वो, सरकार बोली देख तेरे पोर्ट में पहले पहुंचने से पहले शिप का भाड़ा लगा, वो आएगा। मैं अपना रास्ते में गुड्स था, इंश्योरेंस कराया था, सरकार बोली बिल्कुल आएगा।
मैंने बोला, मैंने आईफोन वाले को बोला था यार तू पैकिंग थोड़ी अच्छी से करके भेजना, वो और अच्छी पैकिंग किया, उसका एक्स्ट्रा पैसे लगे। सरकार बोली वो भी आएगा, अभी गुड्स तेरे पोर्ट में नहीं पहुंचा, पोर्ट पे पहुंचने पहले कोई भी खर्चा होगा सब आएगा, सब ऐड कर ले ट्रांजेक्शन वैल्यू में। एक बार पोर्ट में आ गया गुड्स, उसके बाद के कोई भी खर्चे कभी नहीं आएंगे, कुछ नहीं आएगा, अब कुछ नहीं आएगा। एक बार पोर्ट पे उतर गया माल, अब कुछ नहीं आने वाला सर। उसके बाद जो भी खर्चे तुम्हारे ट्रांजेक्शन वैल्यू में नहीं आएंगे सर। समझ आ रहा है? बैठा दिमाग में, बाकी अभी अपन डिटेल में पढ़ लेंगे। ध्यान दो सर, पहला दिया हुआ सर कमीशन एंड ब्रोकरेज। भैया अगर कमीशन ब्रोकरेज है तो आएगा, पर एक्सेप्ट लिखा हुआ है बाइंग कमीशन, बाइंग कमीशन नहीं आएगा। मुझे बाइंग कमीशन क्यों नहीं आएगा, मतलब क्यों नहीं आ रहा है, क्या रीजन है बाइंग कमीशन नहीं आने का? सरकार बोली गधे सुन, बाइंग कमीशन क्या होता है? जो आदमी गुड्स इंपोर्ट कर रहा होगा उसने एक एजेंट को अपॉइंट किया होगा, एजेंट उसके बिहाफ में गुड्स बाय कर रहा होगा। वो एजेंट नहीं भी होता तो भी क्या गुड्स इंडिया में आ जाता? हाँ यार आ जाता। तो सरकार बोली यही लॉजिक है, इसलिए बाइंग कमीशन की जरूरत नहीं है, तुम मत अपॉइंट कर कमीशन एजेंट। अरे भाई तेरा अगर बाइंग कमीशन एजेंट नहीं भी हुआ तो उस एजेंट को नहीं भी अपॉइंट किया तो भी क्या गुड्स आएगा? मैं बोला हाँ आ जाएगा। सरकार बोली इसलिए नहीं आएगा ये वैल्यू में। समझ आया? मैं बोला अच्छा अच्छा सेलिंग कमीशन, सरकार बोली आएगा ना। बोला क्यों? सरकार बोली गधे सेलिंग कमीशन कौन पे करता है? जो गुड्स तेरे को भेज रहा होगा। कौन भेज रहा है? एप्पल वाला, तो वो सेलिंग कमीशन दिया। तो सर गुड्स का जो सेलिंग कमीशन वो दे रहा है, क्या वो वहां पर दे रहा है? क्या तेरे पोर्ट में से पहुंचने से पहले गुड्स का कमीशन वहां पर मिल रहा है? क्यों नहीं आएगा वैल्यू में? ये इसका लॉजिक है। रटाने को तो मैं भी रटा सकता हूँ सर, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैं बोलूंगा रट दे इसको, पर लॉजिक है ये इसका, ये इसका लॉजिक है। क्यों नहीं आता? रीजन है। अगला देखो सर, इंजीनियरिंग या डिजाइन वर्क। सर इंजीनियरिंग या डिजाइन वर्क समझते हो? नहीं ये एक ही है मेरे पास है। इंजीनियरिंग और डिजाइन वर्क समझते हो सर? सिंपल सी बात है, सिंपल लॉजिक है सर। अगर आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई इंजीनियरिंग वाली बात हो, कोई मशीन वाली बात हो, कोई टेक्निकलिटीज वाली बात हो, या उस प्रोडक्ट की कोई डिजाइनिंग वाली बात हो, सरकार बोली एक लॉजिक समझ ले, तेरे पोर्ट पे पहुंचने से पहले कुछ भी हो तब ट्रांजेक्शन वैल्यू में ऐड हो जाएगा। मैं बोला मान लो मेरे पोर्ट में पहुंच गया, इसको मैं घर लेके गया, दुकान लेके जा रहा हूं अपनी, और दुकान में ले जाने के बाद इसमें कुछ इंजीनियरिंग या डिजाइन वर्क कराया, सरकार बोली अब ये नहीं इंक्लूड होगा, ट्रांजेक्शन वैल्यू में ये इंक्लूड नहीं होगा। समझ आया? अगला देखो सर, रॉयल्टी एंड लाइसेंस फीस। रॉयल्टी लाइसेंस फीस अपन बाहर पे करेंगे भाई, किसी से भी अगर कोई गुड्स होगा या कोई भी सर्विसेज होगी तो रॉयल्टी वगैरह पे करेंगे। सरकार बोली तूने पे किया आएगा। एक बार इंडिया में इंपोर्ट हो गया, पोर्ट पे पहुंच गया, घर लेके चले गया, उसके बाद किसी को रॉयल्टी दे रहे नहीं आएगा। अगला देखो, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन टू द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन। प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन क्या है? मेरा पोर्ट, पोर्ट तक आने तक जितना भी भाड़ा है सब आएगा। एक बार पोर्ट में माल उतर गया, उसके बाद मैं अपनी ट्रक पे गाड़ी में घर में लेके जाऊं सर, नहीं आएगा, नहीं आएगा। समझ आया? सेम इज द केस विथ इंश्योरेंस। भैया माल आ रहा शिप से, उसका इंश्योरेंस कराया आ जाएगा। माल शिप में आ गया, उसके बाद तू अपने घर ले जा रहा है ट्रक में और उसका इंश्योरेंस करा रहा है, वो नहीं आएगा। समझ आया? बेटा दिमाग में। आगे देखो, लोडिंग अनलोडिंग हैंडलिंग चार्जेस। मैं बोला वाह ये कौन सा है? सरकार बोली गधे शिप से आएगा तो शिप से उतरेगा भी तो सही माल, और वहां पर भी तो शिप में चढ़ा होगा ना। बोला हाँ। सरकार बोली उसी का लोडिंग अनलोडिंग और हैंडलिंग चार्जेस, ये वहीं तक का आएगा जहां तक तेरा पोर्ट है। उसके बाद तू ट्रक में लेके गया घर में और घर ले जाके फिर से अनलोड करवाया, वो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। समझ आया? To the extent and in the manner as specified in the custom valuation determination of value of the imported good rule 2007. Value of exported goods. Export मतलब क्या? वाला जो मतलब हमारे पोर्ट में जब पहुंच गया मुंबई वाले, वो जब सामान नीचे उतार रहा है वही वाला वो आएगा ना, वो आएगा। एक बार पोर्ट पे माल उतर गया, उतरने के बाद तू उसको अपने ट्रक में चढ़ा के ले जा रहा है, वो नहीं आएगा, नहीं आया। वो नहीं आएगा। शिप से उतार के शिप शिप से उतारेगा तक आएगा सर, नहीं तो क्या शिप में थोड़ी कस्टम ड्यूटी, शिप को थोड़ी अपने घर लेके जाएगा साले। ट्रक वाला तो नहीं आएगा नहीं। वैल्यूएशन ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ तो सिंपल सी बात है सर, जो अपन ऊपर पढ़े उसका जस्ट अपोजिट होने वाला है, जस्ट अपोजिट। देखो ये पॉइंट सेम है, प्राइस एक्चुअली पेड एंड पेबल ये भी सेम है। व्हेन गुड सोल्ड फॉर एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया,
वहां पर सर इंपोर्ट था, यहाँ पर क्या है एक्सपोर्ट। यहाँ से तो मेरे पास से आ रहा है ना, यहाँ फ्रॉम हो गया, वहां पर टू था, यही तो पड़ेगा सर। और द डिलीवरी एट द टाइम ऑफ प्लेस ऑफ एक्सपोर्टेशन, अब वो डिलीवरी लेगा, मैं थोड़ी लूंगा। अबे मैं तो भेज रहा हूँ, मैं क्यों डिलीवरी लूंगा? समझ आया? आगे आ जाओ। वैल्यूएशन ऑन द बेसिस ऑफ टैरिफ वैल्यू। देखो सर, सीबीआईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, ये चाहे तो कुछ चीजों की टैरिफ वैल्यू बता देगी। जो टैरिफ वैल्यू बताएगी उसमें टैरिफ वैल्यू के बेसिस में ही कस्टम ड्यूटी लगेगी सर। सर क्या सरकार बता के रखी है? यस सर, बता के रखी है। देखो किन चीजों के सर, क्रूड पाम ऑयल, क्रूड पाम ऑयल, या फिर क्रूड सोयाबीन ऑयल, ब्रास क्रैप, पॉपी सीड्स, ये सब चीजों की सर जो कस्टम ड्यूटी लगती है ऑन द बेसिस ऑफ टैरिफ वैल्यू लगती है। ये सरकार, टैरिफ वर्ड का मतलब क्या होता है? पता है किसी को टैरिफ वैल्यू क्या होती है? एग्जैक्टली एक वैल्यू जो गवर्नमेंट बता देती है, टैरिफ वैल्यू, और उस वैल्यू पे उतने परसेंटेज पे ही कस्टम लगता है। समझ आया? आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका तो एमसीक्यू मैंने देखा है इसका एमसीक्यू। डेट रिलेवेंट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ एक्सचेंज। देखो सर, रेट ऑफ एक्सचेंज क्या बोल रहा है सर? देखो मैं पूछा ये रेट ऑफ एक्सचेंज की कहानी क्यों है? सरकार बोली गधे सुन, तू अगर इंपोर्ट करता है तो इंपोर्ट करता है तो सर जब सामने वाले को पेमेंट करता है तो डॉलर में करता है। मैं बोला हाँ, मैं बोला जरूरी नहीं है डॉलर। सरकार बोली गधे को, तो तू किसी भी कंट्री से इंपोर्ट करेगा, जिस कंट्री में से इंपोर्ट करेगा उस कंट्री की करेंसी में पे करेगा। तो बात ये है ना, कितना लेगा? $1, 80, 70, 50। मैं बोला वो तो शेयर मार्केट में मिल जाएगा। सरकार बोली यही तेरी सोच गलत है। तो मैं बोला रेट ऑफ एक्सचेंज किसका लूंगा? बोले सीबीआईसी के, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। ये जो बताएंगे वही एक्सचेंज रेट लेना है। अति में इंपॉर्टेंट, ब्लड में बैठा लो ये बात। सीएस वालों का क्वेश्चन, सीएमए वालों का भी क्वेश्चन देखा मैं एग्जाम में जानबूझ के आपको। अबे सीए फाइनल में देते हैं, जानबूझ के क्या करते हैं पता है? आरबीआई वाला रेट दे देते हैं और इंसान के दिल से आवाज आती है भाई आरबीआई है, आरबीआई है, भले ही आरबीआई है, पर हमें रेट तो किसका लेना है? सीबीआईसी का, बोर्ड का ही लेना है, सेंट्रल बोर्ड का ही लेना है, और किसी का नहीं लेंगे मतलब नहीं लेंगे। अच्छा मेरी बात, मैं मतलब कस्टम वालों से पूछा कब का लूं? ठीक है आपने बता दिया कि डॉलर भाई जो सीबीआईसी बताएगी वो वाला रेट लेना है। कब का लेना है? सरकार बोली अगर तूने इंपोर्ट किया है तो जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा। मैं बोला बिल ऑफ एंट्री क्या होता है? सरकार बोली जो अंडर सेक्शन 46, या तो तू घर लेके जा रहा होगा, या तो वेयर हाउस में रखवा रहा होगा, या तो फ्यूचर में फर्दर एक्सपोर्ट के लिए रख रहा होगा। सरकार बोली जिस दिन तू घर लेके जाएगा ना गुड्स, उस दिन जो तू बिल फाइल करेगा, बिल ऑफ एंट्री जिस दिन फाइल करेगा उस दिन का लिया जाएगा। मैं बोला नहीं समझ आ रहा है। सरकार बोली सुन, शिप इंडिया आई, ठीक, इंडिया आने के बाद तू जाके अपने गुड्स को लेके आया, क्या ये दोनों दिन अलग अलग हो सकते हैं? हाँ सर प्रैक्टिकली होते हैं। आपको क्या लगता है शिप आती है और आपको फोन करते हैं और आप आके ले जाते हो? ऐसा नहीं होता सर। शिप आती है, पहले उसको चेक किया जाता है, याद है ना, इंपोर्ट मैनिफेस्ट लेके आता है शिप वाला, उसमें डिटेल लेके आता है, हाँ मैं ये गुड्स लेके आया हूँ, ये सब लेके आया हूँ, चेक करो। पहले कस्टम ऑफिसर पूरा चेक करता है, उसके बाद आपको फोन करता है भाई तेरा माल आ गया है ले ले। फिर आप आते हो, फिर बिल ऑफ एंट्री देते हो। तो सरकार बोली भैया बिल ऑफ एंट्री देने में लेट हो सकता है, जिस दिन तू बिल ऑफ एंट्री देगा ना उस दिन का एक्सचेंज रेट देखा जाएगा। शिप किस दिन आई है उससे फर्क नहीं पड़ता मेरे को, गुड किस दिन अराइव हुआ उससे फर्क नहीं पड़ता, जिस दिन मैंने बिल फाइल किया है उसी दिन का अपन क्या लेंगे? एक्सचेंज रेट लेंगे। समझ आया? बैठा दिमाग में? और अगर आपने एक्सपोर्ट किया है तो डेट ऑन विच शिपिंग बिल ऑफ एक्सपोर्ट, सॉरी सॉरी, अगर अपन इंपोर्ट करते हैं तो बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हैं, और एक्सपोर्ट करते हैं तो शिपिंग बिल फाइल करते हैं सर। तो जिस दिन आप शिपिंग बिल फाइल करोगे सर एक्सपोर्ट करने के लिए, उस दिन का रेट ऑफ एक्सचेंज लिया जाएगा। अभी जब अपन इसके क्वेश्चन करेंगे तो क्लैरिटी और अच्छी होगी। बहुत क्वेश्चन है सर, आज बहुत क्वेश्चन है। देखो देखो देखो, वो बोल रहे सर बहुत सारे रेट नोटिफाई करते हैं, सीबीआईसी, आरबीआई, फॉरेन एक्सचेंज डीलर, एग्जाम में सब मिलेंगे, पर हमें किसको लेना है? सिर्फ सीबीआईसी को। बाकी किसी का रेट अपन नहीं लेंगे मतलब नहीं लेंगे सर, ध्यान रखना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा सर। ये देखो ये क्वेश्चन भी है, चलो एग्जांपल देखते हैं। डिटरमाइनिंग द रेट ऑफ एक्सचेंज फॉर द पर्पस ऑफ कंपटीशन ऑफ कस्टम ड्यूटी इन द फॉलोइंग केसेस। देखो सर इंपोर्ट किया है, बिल ऑफ एंट्री, बिल ऑफ एंट्री कब फाइल किया? 2010 को। डेट ऑफ एंट्री इनवर्ड
देखो शिप 15 तारीख को आ गई, पर मैंने बिल कितनी तारीख को फाइल किया, 20 तारीख को। तो मेरा जो रेट ऑफ एक्सचेंज लेना है वो कब का लेना है, 15 की 20? समझ आ रहा है ना, 20 का, क्योंकि भैया जिस दिन आप बिल ऑफ एंट्री फाइल करोगे उसी का लोगे। देखो एक्सचेंज रेट नोटिफाइड बाय द सीबीआईसी और आरबीआई। आरबीआई से क्या मतलब है, मतलब ही नहीं है। अब सीबीआईसी का देखो सर, ये है बिल वाला दिन और ये एंट्री इनवर्ड वाला दिन, यही तो है ना सर। सेकेंड कॉलम बोले ना, सेकेंड कॉलम ये है और थर्ड कॉलम ये है। तो सर अपन कौन सा लेंगे, 62 के 63? क्लियर है सबको? अगले केस में कौन सा लेंगे, 61। दोनों ही 61 है। हाँ कम रहते, कम वाला ले लेते। अगर मान ले यहाँ पर 60 होता या 65 होता, यहाँ पर जो भी होता वही लेते सर। जिस दिन बिल फाइल हुआ है उसी दिन का एक्सचेंज रेट लेंगे। क्लियर है सबको? आरबीआई के रेट से कोई मतलब है हमें नहीं, हमें किसके रेट से मतलब है, सीबीआई से। अगला देखो कस्टम वैल्यूएशन। अब कस्टम वैल्यूएशन रूल्स दिए, मैं बोले ये रूल क्यों अप्लाई होगा, सरकार बोली पहला तरीका होता है ट्रांजैक्शन वैल्यू, जो वैल्यू पे तो गुड्स को सेल परचेस कर रहा है उसी वैल्यू को हम मान लेंगे। पर अगर तूने थोड़ा भी झोल झाल किया, हमें लगा कि तूने गुड्स की वैल्यू मैनिपुलेट की है, तूने सही वैल्यू रिप्रेजेंट नहीं की है, तो फिर हमारे पास कस्टम के वैल्यूएशन रूल्स होते हैं और रूल्स के बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे तेरे गुड्स की वैल्यू कितनी होगी। मैं बोला एक आध एग्जाम्पल, सरकार बोली देख बायर और सेलर जो है वो दोनों रिलेटेड है, अगर रिलेटेड है तो प्राइस जानबूझ के कम दिखाएंगे ताकि कस्टम ड्यूटी कम है। बोला अच्छा और कोई एग्जांपल, मान ले प्राइस सोल कंसिडरेशन नहीं है, पैसे के बदले काइंड में भी कुछ चीजें ले रहे हैं, जानबूझ के ये कर रहे हैं ताकि वैल्यू कम दिखे, ताकि कस्टम ड्यूटी कम है। अरे यार ये सब चीज भी हो सकती है। बोले हाँ समझ आ रहा है, कस्टम है ना, लोग तो वैल्यू कम करना ही चाहेंगे ताकि कस्टम ड्यूटी कम हो जाए। सरकार बोली अगर तुम ऐसी टाइप की हरकत की है तो हम रूल्स अप्लाई कर देंगे। चलो देखो ठीक है। On the request of the importer, the order of application of rules 7 and 8 shall be reversed। समझो सर, इसका एक सीक्वेंस, पहले रूल 3 अप्लाई होता है, 3 में बात नहीं बनी तो 4, फिर 5, फिर 7, फिर 8, फिर 9। समझ आया? पर अगर इंपोर्टर चाहे तो इंपोर्टर ये बोल सकता है सर कि रूल 8 पहले अप्लाई कर दो, रूल 7 बाद में अप्लाई करना। इसको रिवर्स करवा सकता है कौन, इंपोर्टर। किसको बोल के, कस्टम ऑफिसर को बोल के। जरूरी नहीं है, अगर इंपोर्टर नहीं बोलेगा तो सीक्वेंस में चलेगा 3, 4, 5, 7, 8। समझ आया? बैठी ये बात दिमाग में। चलो ट्रांजेक्शन वैल्यू देखते हैं सर, रूल 3 क्या बोलते हैं, ट्रांजेक्शन वैल्यू शैल बी एक्सेप्टेड एज अ प्राइस प्रोवाइडेड फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड। क्या क्या दिया है देखो, सबसे पहला ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ ट्रेड होना चाहिए, दूसरा there is no restriction as to disposition or use of the goods by the buyer other than the restrictions which are imposed or required by law or public authorities in India, limit the geographical in which the goods may be resold or do not substantially affect the value of the goods। समझो मैं क्या बताना चाहता हूं, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए इसके ऊपर, सेलर बायर के ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएगा। सेलर लिखा हुआ ना, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन एज टू डिस्पोजिशन और यूज ऑफ गुड्स बाय द बायर, कौन नहीं लगाएगा, सेलर। इसके ऊपर नहीं लगाएगा, बायर के ऊपर। बायर जो गुड्स परचेज कर रहे हैं ना, उससे रिलेटेड कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगा। रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हो अगर लॉ की रिक्वायरमेंट है तो, अगर कहीं लॉ की रिक्वायरमेंट है तो लगा सकते हो सर। लिमिट कर सकते हो जियोग्राफिकल एरिया। मैंने मान लो जैसे यूएस से आईफोन मंगाया, तो एप्पल वाले ने बोला सुनो तुम आईफोन ना सिर्फ साउथ में बेच सकते हो, नॉर्थ में नहीं बेच सकते। लिमिट कर सकते हैं कि कहां पर मैं बेच सकता हूं। और सर उसकी वैल्यू इफेक्ट नहीं करना चाहिए गुड्स की, क्योंकि अगर वैल्यू इफेक्ट करी तो फिर हम रूल्स में चल जाएंगे। वैल्यू में छेड़छाड़ करोगे तो रूल्स में चल जाएंगे। लिखा है ना, डू नॉट सब्सटैंशियली अफेक्ट द वैल्यू। थोड़ी बहुत वैल्यू में चेंजेस आ सकता है सर, थोड़ा बहुत वैल्यू में तो चेंज आएगा ही, डिफर कर सकती है थोड़ी बहुत वैल्यू, बट ज्यादा नहीं होना चाहिए। सब्सटैंशियल मतलब समझ रहे हो, सब्सटैंशियल वर्ड का मतलब समझते हो, 10,000 रुपए की चीज 2,000 रुपए में बिकवा रहा है, ये तो गलत है ना सर। अबे 10 का अगर 9,500 है तो इतना बड़ा अमाउंट नहीं हो जाता सर, कई बार डिस्काउंट होते हैं, कई बार ऑफर हो जाते हैं, कई बार कई सारी चीजें होती है। सब्सटैंशियल वैल्यू में फर्क नहीं आना चाहिए। The sale or the price is not subjected to condition or consideration for which a value cannot be determined।
सेलर ने बायर को बोला सुनो मैं तुमको गुड्स दे रहा हूँ, तुम मुझे गुड्स के बदले क्या दोगे? बायर बोला 2 चीजें दूंगा। बोले क्या? तुमको मेरे को भी सेलर बायर ने सेलर को बोला मेरे को तेरे को 20 लाख रुपए देना है, 10 लाख रुपए दे देता हूँ और बाकी आशीर्वाद दे देता हूँ। बोला आशीर्वाद? ये बीच में कहां से आया? सरकार बोली आप ऐसी कोई भी चीज नहीं कर सकते जिसकी वैल्यू डिटरमाइन नहीं हो सकती। अगर वैल्यू डिटरमाइन नहीं हो पाई तो सरकार बोली फिर वो रूल 3 से बाहर निकल जाएगा, फिर आगे के रूल्स फॉलो करेंगे अपन। समझ आ रहा है? वैल्यू डिटरमाइन हो पाना चाहिए। अगला देखो, ये तो और बड़ा जुगाड़ है। Any part of the proceed of the subsequent sale, disposal or use of the goods by the buyer will not be shared with the seller unless an appropriate adjustment is made. अब देखो जबरदस्त है, ये तो सेटिंग बहुत होती है सर, ये बहुत सेटिंग होती है, ये जनरली पकड़ाना मुश्किल होता है। देखो सर, सेलर ने बायर को बोला सुन मैं गुड्स की वैल्यू 10,000 की बनती है पर मैं तेरे को 5,000 में ये गुड्स दे दूंगा, प्रोवाइडेड जब तू आगे इसको 10,000 में बेचेगा ना तो उसका 10% या 20% मेरे को भी देगा। तो प्रैक्टिकली गुड्स की वैल्यू कितनी दिखी? 5,000। कस्टम ड्यूटी पे करने के लिए 5,000 दिखी, फिर जब जब वो बेचेगा तो 2,000 करके देते चल जाएगा 20% में। 10,000 का 20% 2,000 हो जाएगा ना, तो 2,000 करके देते जाएगा। तो सरकार बोली ये अलाउड नहीं है, ये तो आप जानबूझ के क्या कर रहे हो, वैल्यू कम करने के लिए ऐसी सेटिंग कर रहे हो। सरकार बोली ऐसे अलाउड नहीं होता। समझ आया? एंड बायर एंड सेलर आर नॉट रिलेटेड, क्योंकि अगर रिलेटेड है सर तो आप समझ लो सर प्राइस फेयर नहीं होगी, कभी रिलेशन में प्राइस फेयर हो ही नहीं सकती सर। हम रिलेटिव से ही तो कम प्राइस चार्ज करते हैं। मैं बोला रिलेटेड कौन है? सरकार बोली देखो दे आर द ऑफिसर और डायरेक्टर ऑफ वन अनदर बिजनेस। एक दूसरे के बिजनेस के क्या है सर? डायरेक्टर है या ऑफिसर है, सिंपल सी बात है। लीगली रिकॉग्नाइज पार्टनर है। अबे अगर पार्टनर है तो आपको लगता है एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को लूटेगा? कभी नहीं। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन सर, या तो फिर 5% या ज्यादा वोटिंग पावर कंट्रोल करते हो सर, ठीक है, या वन ऑफ देम कंट्रोल द अदर, एक दूसरे को कंट्रोल कर रहा है। बोथ ऑफ देम आर कंट्रोल बाय थर्ड पर्सन, दोनों को कंट्रोल करने वाला कोई और आदमी है और दोनों का ट्रांजेक्शन वो चलवा रहा है। टुगेदर दे कंट्रोल अ थर्ड पर्सन, अब दोनों मिलके वो थर्ड पार्टी को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। दे आर द मेंबर ऑफ सेम फैमिली, अगर फैमिली मेंबर है तो बट ऑब्वियसली सर कि प्राइस में मैनिपुलेशन आएगा। सर क्या हमें ये याद रखना है? नहीं सर, आप एक बार रीड करके इसको आगे बढ़ सकते हो, इसको इतना याद रखने की जरूरत नहीं। पर्सन इंक्लूड लीगल पर्सन and person who are associated in the business of one another, that is the one who is the sole agent or sole distributor or sole consignor, however described of the other, shall be deemed to be related and for the purpose of this rule they fall within the criteria of this sub rule। मतलब सिंपल सी बात है, मेरा एजेंट भी अगर ऊपर वाली कोई भी कैटेगरी में फॉल किया तो उसको रिलेटेड माना जाएगा। डिपेंड करेगा, अभी बोल नहीं सकते, वो डिपेंड करेगा, ठीक है। आगे देखो, ट्रांजेक्शन वैल्यू कैन बी एक्सेप्टेड दो सेल इज मेड टू अ रिलेटेड बायर। सर भले ही आपने रिलेटेड बायर को सेल किया बट हम ट्रांजेक्शन वैल्यू एक्सेप्ट कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत थोड़ी है। अभी जरूरी थोड़ी कि हर बार रिलेटेड है तो कम ही प्राइस में दूंगा। कई बार तो मेरा भी मन करता है ना, यही रिलेटिव है जो मेरे से 10th और 12th का रिजल्ट बहुत पूछा था, आप बैठ साले ठीक है। देखो सर, in the following cases the transaction value shall be accepted even the buyer and the seller are related, the examination of the circumstances of the sale of the imported goods indicate that their relation does not influence the price। उनके बीच में रिलेशनशिप तो है पर वो रिलेशन से फर्क नहीं पड़ रहा प्राइस में। समझ आ रहा है बेटा दिमाग में? वैसे ही ऐसा रेयर केस होता है, ये रेयर केस बात है कि जहां पर रिलेशन भी हो और प्राइस में फर्क ना पड़े। फर्क तो पड़ेगा सर, आप समझो ना सर, किसी दुकान से आप 10 साल से माल ले रहे हो, आपको नहीं लगता वो बाकी मार्केट से कम रेट पे आपको माल देगा? आता ही है सर, आता ही है, कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट आएगा। The importer demonstrate that the value of the goods being valued closely approximate to one of the following values ascertained or about the same time। मान लो वैल्यू में चेंजेस है, मतलब मार्केट को एक्सपोर्टर 100 रुपए में दे रहा था और इंपोर्टर को 90 में दिया, तो मैं बोल रहा हूं ना है डिस्क्रिपेंसी है, वैल्यू में डिफरेंसेस है, बट ये वैल्यू में डिफरेंसेस क्यों है? देखो सर, द ट्रांजेक्शन वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल और सिमिलर गुड्स इन सेल टू अनरिलेटेड बायर्स इन इंडिया। हम आगे जिसको बेच रहे हैं सर वो आइडेंटिकल गुड्स टाइप के हैं, सिमिलर गुड्स है, एग्जैक्ट सेम नहीं है सर। द वैल्यू ऑफ द डिडक्टिव वैल्यू ऑफ द आइडेंटिकल गुड्स या कंप्यूटेड वैल्यू। सर देखो एक सिंपल सी बात है, अगर डिस्क्रिपेंसी आई, चेंजेस आए, वैल्यू सही नहीं लगी, तो इन्होंने बोला सर आगे की जो रूल्स है ना, आगे के रूल्स के बेसिस में हम वैल्यू डिसाइड करेंगे। आगे नीचे पढ़ेंगे ना अपन रूल्स, चिंता क्यों कर रहे हो, अभी सब आने वाला, डिडक्टिव, कंप्यूटेड वैल्यू सब आएगा सर। नोट,
While comparing prices, due account shall be taken of difference in commercial levels. ये बहुत अच्छी चीज बोला है। क्या क्वांटिटी के कारण भी वैल्यू पे डिफरेंसेस आता है? हाँ। अब मान लो मैं यूएस से 1 लाख आईफोन ले रहा हूँ और मेरे साथ एक और आदमी है जो 10 लाख आईफोन एक साथ खरीद रहा है, आपको नहीं लगता हम दोनों की प्राइस में वैल्यू में डिफरेंस आएगा? आएगा सर। सरकार बोली सर आ सकता है, कमर्शियल लेवल, क्वांटिटी लेवल, इनके कारण वैल्यू में आ सकता है डिफरेंसेस। समझ आ रहा है? ठीक है। By determining the value of identical or similar goods, substitute value shall not be taken. Substitute मतलब दूसरे की वैल्यू नहीं ली जाएगी। आगे आओ। कंप्यूटेशन ऑफ ट्रांजेक्शन वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। सर यही तो मेन सीखना है, इसी के बेसिस में तो नीचे क्वेश्चन करेंगे अपन, यही मेन सीखना है। हमको क्या लेना होता है? हमको ट्रांजेक्शन वैल्यू लेना पड़ता है, ठीक है। ट्रांजेक्शन वैल्यू लेंगे और ट्रांजेक्शन वैल्यू में क्या करेंगे? ये सब चीजें ऐड करेंगे अगर ऐड नहीं हुई है तो, और अगर ऐड हो गई है तो मत छूना। सबसे पहला दिया हुआ है कमीशन और ब्रोकरेज पर क्या नहीं आएगा? बाइंग कमीशन नहीं आएगा। एग्जाम में ध्यान रखना, वो सेलिंग कमीशन और बाइंग कमीशन के नाम पे कंफ्यूज करता है। सर कॉस्ट ऑफ कंटेनर आएगा, पर याद रखना सर ऐसा कंटेनर जो सामने वाले के पास वापस जाने वाला है वो नहीं आएगा। एग्जाम्पल, मैंने पेप्सी मंगाया, वो कांच की बोतल आती थी ना, पेप्सी की कांच की बोतल मंगाया। अब वो पेप्सी वाले से मेरी बात हुई थी कि मैं कांच की बोतल वापस करूंगा, तो कांच की बोतल की वैल्यू आप क्यों लोगे सर? वो तो वैसे भी वापस जाने वाली बोतल, तो उसको लेना नहीं है सर। पर अगर वैल्यू वापस, वो बोतल वापस नहीं गई, जैसे आजकल प्लास्टिक की बोतल आती है, ये तो वापस नहीं जा रही है, तो इस केस में कंटेनर की वैल्यू इंक्लूड होगी। होगी। समझ आया? कॉस्ट ऑफ पैकिंग वेदर फॉर लेबर और मटेरियल। सर कोई भी पैकिंग होगी, पैकिंग तो आती है सर। आगे देखो। The appropriate value of the following goods and services supplied by the buyer free of charge or at a reduced cost for the use in production and sale of the imported goods. देखो सर मटेरियल, सिंपल सी बात है, ये सब का एग्जांपल मैं आपको एक साथ बताता हूं, ध्यान से सुनना सर। ये सब चीजें बायर बोला सुन, तेरे को मटेरियल लगेगा, मशीन लगेगी, ये सब चीजें लगेगी ना गुड्स बनाने के लिए। आईफोन, जैसे मेरे को आईफोन मंगाना था यूएस वाले से, एप्पल से, एप्पल को मैंने बोला सुन तेरे को मशीन की जरूरत है ना, मशीन मैं देता हूँ। आप बोलोगे सर आपके मशीन देने का फायदा क्या होगा? सुन, मशीन वो यूज करता तो गुड्स की वैल्यू की कॉस्ट में जोड़ता, वैल्यू बढ़ जाती, इंपोर्ट ड्यूटी ज्यादा देना पड़ता। मैं मशीन दे रहा हूं तो मशीन की कॉस्ट किसकी हो गई? मेरी, तो उसकी वैल्यू कम हो गई, तो गुड्स की वैल्यू कम आएगी, इंपोर्ट ड्यूटी बच जाएगी। सरकार वाली साले इस टाइप की हरकत अगर तू किया तो ये सब चीजें ऐड होंगी, चाहे मटेरियल हो, मशीन हो, रॉ मटेरियल्स हो, कुछ भी चीजें हो, इंजीनियरिंग वर्क हो, तूने करवाया, तूने करके दिया, तो उसको मैं ऐड करा देते। समझ आया? समझ आया? बैठा दिमाग में? ठीक है। रॉयल्टी वगैरह लाइसेंस फीस ऐड होगी। सर मैंने अभी आपको बताया था सर, याद है ना कि 10,000 का गुड्स है, 5,000 में दे दिया, बोला आगे तू 5,000, आगे तू 10,000 में बेचना और इसका 20% में तेरे से और लूंगा जब जब तू बेचेगा। तो सरकार बोली ये 2,000 भी ना वैल्यू में इंक्लूड होगा। साले अगर तू सब्सिक्वेंट सेल में अगर कुछ हिस्सा रखा ना तो वो भी इंक्लूड होगा। इसके बाद इनका मन नहीं भरा, इसके बाद बोले ऑल अदर पेमेंट, इसके अलावा कोई और भी पेमेंट रहा जो गुड्स का तूने कर दिया जो हमसे छूट गया वो सब भी आएगा। बोला बच्चा क्या था जीवन में? बोले कुछ नहीं। अल्टीमेटली कुछ भी प्राइस कम करने के लिए कुछ भी कर, आपने प्राइस कम करने के लिए कोई भी हरकत करी, आंख बंद करके इंक्लूड करो। ठीक। Price for delivery at the time and the place of importation. The value of imported goods shall be the price for the delivery. Hence, it includes cost of transport, loading, unloading, handling charges associated with the delivery of the imported goods at the place of importation और insurance. सर दो चीजें आती है सर, एक होता है कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट और एक होता है कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस। सरकार मेरे से पूछी सुन तू माल किससे मंगाएगा? मैं बोला शिप से। बोले सरकार बोली अगर शिप से मंगाया ना तो शिप से मंगाने का जितना ट्रांसपोर्ट का खर्चा लगा अपन ले लेंगे। मैं बोला मेरे को ना समझ ही नहीं आ रहा है कितना ट्रांसपोर्ट का खर्चा लगेगा। सरकार बोली देख तू नहीं बता पाया तो जितने का गुड्स मंगा रहा है उसका 20% हम ट्रांसपोर्ट का खर्चा मान लेंगे। तू बता देगा तो तेरी वैल्यू, तू नहीं बताया तो हमारे हिसाब से तो 20% है। आए समझ? हाँ, क्या कम करेगी? वैल्यू ऑफ गुड्स। अभी तो सिखाया इतनी देर से कि वैल्यू ऑफ गुड्स कम करेगी तो अपन ऐड कर देंगे, कोई बात नहीं, इट हैपेंस। ठीक है ठीक है। तो अपन 20% सरकार बोली तू बता दे
तू जितना बताएगा, नहीं तो हमारा 20%। मैं बोला सुनो ना, इंश्योरेंस का भी समझ नहीं आ रहा है। सरकार बोली देख, इंश्योरेंस का तू बताएगा तो तेरे हिसाब से, और अगर तू नहीं बताया तो हमारे हिसाब से 1.125%। मैं बोला ये मेरे को परसेंट तो समझ आ गए, इसके आगे जो ये फ्री ऑन बोर्ड लिखे हो ना, ये क्या होता है? सरकार बोली शिप में जब तक माल आ रहा होता है ना, तब तक वो फ्री ऑन बोर्ड होता है, मतलब उसमें भाड़ा और इंश्योरेंस जुड़ा हुआ नहीं होता है। समझ आया? जब तक वो शिप में, एक बार शिप से उतरने की बात आई ना सर, तो भाड़ा इंश्योरेंस सब पे करना पड़ता है सर। समझ आया? फ्री ऑन बोर्ड बोलते हैं। मैं बोला ये तो शिप से हो गया। मैं बोला क्या प्लेन से ला सकता हूँ? सरकार बोली हाँ तेरी इच्छा, प्लेन से मंगा ले। सरकार बोली देख, अगर प्लेन से आया, बाय एयर आया, तो तू जितना बोल। मैं बोला अच्छा, मैं कितना भी बोल सकता हूँ? सरकार बोली नहीं, एक बात याद रखना, एयर के केस में मैक्सिमम 20% ही हो पाएगा। क्या चीज? कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, उससे ज्यादा नहीं दिलाएंगे। बोले ऐसा क्यों, आप ये 20% ही क्यों बोलते हो एयर के केस में? सरकार बोली गधे, चार्टर्ड प्लेन भी हो सकती है, तू साले चार्टर्ड प्लेन करके मंगवा रहा होगा सामान, तो भाड़ा ज्यादा लग जाएगा, तो वो तो फिर तू कुछ भी अंडरस्टैंड ऐड कर देगा वैल्यू, इसलिए हम 20% ही अलाउ करेंगे सर, उससे ज्यादा अलाउ नहीं करेंगे। ये किस में अप्लाई होता है? सिर्फ एयर के केस में। समझ आ रहा है? चाहे आप कितना भी बताओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैक्सिमम कितना होगा? 20%। आप नहीं भी बताओगे तो भी 20%, और आप बताओगे तो भी 20%। 20% के अंदर रहा तो ये हाँ 20% के अंदर है तो कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा रहा तो 20%। समझ आया? तो सर एफओबी वैल्यू कैसे निकालते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रॉफिट उसका जोड़ देते हैं, फ्रेट, लोकल टैक्सेस, लोडिंग चार्जेस, एक्सपोर्ट ड्यूटी और सेस, इससे हमारी एफओबी वैल्यू आ जाती है। ये इसका फॉर्मेट दिया हुआ है, देखो। वैल्यू ऑफ मटेरियल मैंने आपको बताया सर, चार्जेस वो अपने जगह से यूएस से सर शिप में चढ़ा होगा ना सर, तो वो शिप में चढ़ा, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस, फ्री ऑन बोर्ड हुआ। ये सब खर्चे तभी ऐड होंगे जब पहले से इंक्लूड नहीं हुए होंगे। पैकिंग कमीशन, कमीशन बाइंग कमीशन नहीं आएगा, पैकिंग आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ इंजीनियरिंग, रॉयल्टी, लाइसेंस फीस, वैल्यू ऑफ सब्सिक्वेंट सेल जो आप सेलर को, एक्सपोर्टर को देने वाले हो, वैल्यू ऑफ मटेरियल सप्लाइड बाय द बायर फ्री ऑफ कॉस्ट, याद है मशीन में फ्री में दिया था ताकि गुड्स की वैल्यू कम हो जाए, वो भी ऐड कर देंगे। फिर एफओबी वैल्यू एज पर कस्टम्स आ जाएगी। ये जो आएगा इसमें पहले आएगा भाड़े वाली बात। अब भाड़ा देखना पड़ेगा सर, अगर एयर है तो मैक्सिमम 20% हो सकता है, सी है तो जितना तुम बताओ, तुम नहीं बता पाओगे तो 20%। फिर शिप ड्यूमरेजेस चार्जेस। अब देखो सर, ये वाला जो चार्ज है ना सर, शिप ड्यूमरेज चार्जेस ऑन चार्टर्ड वेसल, लाइटरेज चार्जेस या बार्गेज चार्जेस, अगर शिप में कोई नुकसान होता है या छोटे मोटे खर्चे लगते हैं तो उनके चार्जेस। ये अगर क्वेश्चन में देगा तो ही लिखना, नहीं देगा तो छोड़ देना। ज्यादातर क्वेश्चन में ही नहीं देता है, ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन में नहीं देता है। फिर इंश्योरेंस चार्जेस सिंपल है सर, अगर नहीं बताया है तो 1.125%, और अगर बता दिया है तो जितना बताया होगा इंश्योरेंस चार्जेस। समझ आया? तो हमारी आ जाएगी सीआईएफ वैल्यू, दैट इज नोन एज एसेसेबल वैल्यू, और इसके बाद कस्टम ड्यूटी लगना चालू होती है। हाँ सर, इसके बाद लगती है वो बेसिक कस्टम ड्यूटी, सोशल वेलफेयर सरचार्ज, आईजीएसटी, जीएसटी कंपनसेशन, वो सब बाद में आता है, पहले एसेसेबल वैल्यू होती है। सर तो एग्जाम में इतना बड़ा क्वेश्चन आता है, सीएस वालों में या तो ड्यूटी निकालने को आता है या तो एसेसेबल वैल्यू निकालने का आता है, और सीएमए वालों में या तो एसेसेबल वैल्यू पूरा सॉल्व करने का आता है या तो कस्टम ड्यूटी निकालने का आता है, दोनों पूरा नहीं देता है, और सीए वालों में पूरा देता है, दोनों करना होता है सीए वालों को है? हाँ फाइनल, उनको सीए फाइनल में पूरा देता है, पूरा निकालना होता है। हाँ चलो, तो सर वो ऊपर वाला एफओबी बताए थे, इसमें 3 चीज था, उसमें मतलब वहां तक के पोर्ट में वहां का भाड़ा है, वहां का पोर्ट में चलाने का भाड़ा है, वहां पर लोडिंग अनलोडिंग का चार्ज है, मेरे को क्या मतलब, वहां का तो सभी चीज ऐड होगी। देखो सर, प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन मैंने आपको बताया सर, कहां तक का सब चीजें जुड़ती है, कहां तक सब जुड़ती है, जब तक वो पोर्ट में माल नहीं आ जाता। एक बार पोर्ट में माल उतर गया और मैं घर लेकर आ, क्या कोई खर्चा जुड़ेगा? नहीं सर। मैं देखो वही लिखा हुआ है, अनलोडिंग और लोडिंग चार्जेस इन द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन शैल नॉट बी कंसीडर्ड। एक बार इंपोर्ट हो गया उसके बाद घर लेकर आ रहे कुछ भी नहीं आएगा सर,
बाइंग कमीशन नहीं आता, मैंने आपको बता दिया था सर। अगर शिप डूब गई या शिप से रिलेटेड कोई खर्चा है सर, वो सब इसमें कवर हो जाता है। ये देखो आपको बताया सर, लाइट रेट चार्जेस, बार्गिंग चार्जेस, ये सब चार्जेस होते हैं सर। उसके बाद शिप ड्यूमरेजेस चार्जेस, डिले इन क्लियरिंग गुड्स, ठीक है, कोई गुड्स डिले हो जाए सर, टू द पोर्ट ट्रस्ट ऑफ अथॉरिटी। हाउएवर फॉलोइंग कॉस्ट शैल नॉट बी इंक्लूडेड, क्या क्या कॉस्ट नहीं आएगी देखो सर, ड्यूटीज एंड टैक्सेस पेड इन इंडिया, ये क्यों आएगा सर? कॉस्ट ऑफ इरेक्शन चार्जेस इन इंडिया नहीं आएगा सर। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड इंश्योरेंस फ्रॉम द पोर्ट टू द फैक्ट्री ऑफ इंपोर्टर, देखो सर मैं घर लेके जा रहा हूं, नहीं आएगा। कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट चार्जेस इन कनेक्शन विद इंपोर्टेड मशीनरी, ये तो मैं इंकर कर रहा हूं, नहीं आएगा। पोर्ट ड्यूमरेजेस चार्जेस एंड लोडिंग चार्जेस इन इंडिया नहीं आएगा। इन इंडिया हुआ तो नहीं आएगा, बाहर का हुआ तो आएगा। एनी अदर चार्जेस, वो जो भी चार्जेस रहते हैं, एग्जाम्पल इंस्पेक्शन चार्जेस, अनलेस सर चार्जेस आर प्री कंडीशन फॉर इंपोर्टेशन, अगर पहले से कंडीशन थी तो इंस्पेक्शन चार्ज आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। चलो क्वेश्चन करते हैं, मजा आएगा। इलस्ट्रेशन 2 क्या बोलते हैं, ध्यान दो। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स फॉर द कस्टम पर्पस विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। देखो सर क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। प्राइस एक्चुअली पेड टू द सेलर 10,000। सर एक चीज याद रखना, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक कंसेप्ट दिमाग में होना चाहिए सर, इंडिया में पोर्ट में आने से पहले गुड्स से रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं गुड्स की वैल्यू में ऐड होंगे, ये आपके दिमाग में रहेगा। और ये याद रखना सर, एक बार इंडियन पोर्ट में आ गया, गुड्स माल उतर गया, उसके बाद के जो भी खर्चे हैं वो कभी नहीं आते। ये कंसेप्ट से कस्टम बनाओ, कभी गलती नहीं होती सर। देखो कॉस्ट ऑफ पैकिंग मटेरियल आएगा, लेबर चार्जेस आते हैं सर, प्राइस ऑफ मटेरियल सप्लाइड टू द सेलर बाय द बायर फ्री ऑफ कॉस्ट, बायर फ्री में दे रहा है सेलर को, क्यों दे रहा होगा, जानबूझ के वैल्यू कम करना चाहता होगा ताकि कस्टम ड्यूटी कम हो जाए, तो इसको भी अपन ऐड करते हैं। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट आपको दे दिया है सर 1000, और अगर इंश्योरेंस ना दिया रहे तो इंश्योरेंस के लिए अपन कितना ले लेते हैं 1.125%। तो सिंपल सी बात है सर, अगर इंश्योरेंस चार्ज नहीं दे रहे तो 1.125% ऑफ एफओबी ले लेते ना सर, ठीक है। लोकल ट्रांसपोर्ट इन इंडिया सर ये नहीं आता, एक बार माल उतर गया उसके बाद का कोई भी खर्चा नहीं आएगा। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आपको सी बताया, इसका रिलेवेंस है क्योंकि अगर ये एयर होता तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट 20% से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। चलो निकालते हैं सर, क्वेश्चन सॉल्व करते देखो। पहले तो ले लेंगे सर 10,000, ये प्राइस था, फिर 1000 पैकिंग मटेरियल, चलो 1000 प्लस 200 लेबर चार्जेस फॉर पैकिंग, फिर है 1000 जो बायर सप्लाई किया मटेरियल प्लस 1000, तो ये पूरा ऐड करोगे तो आपका एफओबी आ जाएगा सर, कितना है 10,000, अबे कितना है 10,000 प्लस 1000 प्लस 200 प्लस 1000, ये आ जाएगा सर 12,200। अब सर कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट भी दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है 1000, तो अपन 1000 ऐड कर लेंगे, ठीक, प्लस इंश्योरेंस आपको दिया नहीं था, तो इंश्योरेंस अपन क्या करेंगे, मैंने आपको अभी बताया सर, अगर इंश्योरेंस ना दिया रहे तो 1.125% ऑफ एफओबी, एफओबी वैल्यू क्या है ये नहीं, तो इसका 12,200 का 1.125% कितना आ रहा है सर 137, राउंड फिगर है सर 137.25 एग्जैक्ट आ रहा है, बट अपन ने राउंड फिगर किया, तो सर इसका टोटल कितना आ जाएगा, करो इसका टोटल, प्लस 12,200 प्लस 1000, तो ये आ रहा है सर 1,337 आया समझ। ये फाइनल वैल्यू आ गई, ये फाइनल वैल्यू देखो सर, ये फाइनल वैल्यू वो आ गई जिसको अपन एसेसेबल वैल्यू बोलते हैं और जिसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगाई जाएगी। देखो सर, ये देखो, समझ आया, सिंपल। केस 2 में भी वही कहानी है सर, देखो सिंपल है, 20,000 है, 20,000 प्लस 500 कर लेंगे सर। अब यहां पर कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट भी नहीं पता है, लो भाई कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं पता है, तो देखो सिंपल सी बात है, 20,000 प्लस 500, ये आ जाएगा सर 2,500, ये हमारी एफओबी हो गई, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट देखो सर, यहां पर लिख लेते हैं, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट कितना 20% लिया जाएगा सर, तो 2,500 का 20% ये आ रहा है सर 4,100, और इंश्योरेंस का दिया क्या ना, इंश्योरेंस भी नहीं दिया है, तो सिंपल सी बात है सर,
इंश्योरेंस अपन 1.125% ये भी ले लेंगे सर, तो 2500 ये अपन किसका ले रहे समझ रहे हो ना, आपको ये क्लिक करना चाहिए सर, हमेशा ये किसका परसेंट होता है, एफओबी का परसेंट होता है। तो 2500 इंटू 1.125%, अरे 2500 इंटू 1.125%, ये आ रहा है सर 231, राउंड फिगर कर दिए तो 231। अब इसका टोटल कर लो, टोटल कितना आ जाएगा सर, प्लस 4100 प्लस 2500, ये आ रहा है सर 24831, ये हमारी क्या आ गई एसेसिबल वैल्यू। देखो सर, ये देखो 24831, समझ आया। अगला थर्ड केस देखो सर, थर्ड केस में हमें वैल्यू कितनी दी हुई है 30,000, चलो सर 30,000, ठीक है, 500 प्लस कर लेंगे अपन पैकिंग का, फिर 300 रुपीज लेबर चार्जेस फॉर पैकिंग, इसको ऐड कर लिए, फिर 2000 क्या है सर, वो बायर जो क्या बोलते हैं बायर जो एक्सपोर्टर के अगेंस्ट इंकर करता है, यही तो दिया हुआ है ना, ये देखो जो बायर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिया उसको भी ऐड कर दिए, तो ये कितना आ गया सर, ये आ जाएगा 30,000 प्लस 500 प्लस 300 प्लस 2000, ये आ रहा है सर 32,800, ठीक है, ये हमारी एफओबी आ गई, ठीक। उसके बाद देखो सर, अब ये एयर से, अब आप समझो सर अगर ये एयर है तो कहानी में ट्विस्ट हो जाता है। ट्विस्ट इसलिए होता है सर, देखो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट कितना दिया हुआ है 12,000, बट सर हमें तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम कितना अलाउड है सर, मैक्सिमम हमें 20% मिल सकता है, तो सर 32,800 का 20% आ रहा है सर 6,560, इससे ज्यादा नहीं मिल सकता। भले ही एक्चुअल कॉस्ट 12,000 है, एक्चुअल कॉस्ट देख लो सर, एक्चुअल कॉस्ट भले ही 12,000 है, एक्चुअल कॉस्ट भले ही 12,000 है, बट हमें 20% से ज्यादा नहीं मिलेगा, मतलब नहीं मिलेगा एयर के केस में, ठीक है, ध्यान रखना। एयर के केस में कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट दिया हो तो भी 20% से ज्यादा नहीं हो सकता, नहीं दिया हो तो भी 20% ही लेते हैं अपन, ठीक है, ये बात का ध्यान रखना। अच्छा, इंश्योरेंस दिया है क्या, कहाँ गया, हाँ ये देखो इंश्योरेंस दिया हुआ है 500। अब इंश्योरेंस अगर 500 दिया हुआ है तो क्या इंश्योरेंस 500 जो एक्चुअली दिया हुआ है क्या वही ले लेंगे, यस सर वही ले लेंगे। सर इंश्योरेंस के लिए ऐसा कुछ नहीं है, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए ऐसा कुछ है, तो सर इसको ऐड करते हैं 32,800 प्लस 6,560 प्लस 500, ये आ रहा है सर 39,860, ये देखो सर 39,860, ये हमारी एसेसिबल वैल्यू आ गई, ये देखो सर 39,860। समझ आया, इजी होते हैं क्वेश्चंस, अगर आप समझ लो तो इससे आगे बहुत हेल्प होती है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलते हैं, ध्यान दो। फ्रॉम द पर्टिकुलर्स गिवन बिलो फाइंड आउट द एसेसिबल वैल्यू ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स अंडर द कस्टम एक्ट 1962। कॉस्ट ऑफ मशीन एट द फैक्ट्री ऑफ द एक्सपोर्टिंग कंट्री 20,000, ठीक है। ट्रांसपोर्ट चार्जेस इनकर्ड बाय द एक्सपोर्टर फ्रॉम हिज फैक्ट्री टू द पोर्ट ऑफ शिपमेंट। सर एक्सपोर्टर का जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है वो इंक्लूड होता है, एक बार गुड्स पोर्ट में उतर गया, पोर्ट में उतरने के बाद वर्धमान सर अगर उसको घर लेके जा रहे हैं तो वो ट्रांसपोर्ट का खर्चा नहीं आता है, ठीक है, तो ये तो इंक्लूड हो जाएगा। हैंडलिंग चार्जेस पेड फॉर लोडिंग द मशीन इन द शिप, सर क्या ये भी आ जाएगा, यस सर ये भी आ जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा सर 20,000 1,000 प्लस 100, ठीक है। उसके बाद आगे देखो बाइंग कमीशन दिया हुआ है, सर बाइंग कमीशन क्या कभी आता है, नहीं सर सेलिंग कमीशन आता है, बाइंग कमीशन कभी मत लेना, दुनिया में सबसे बड़ी गलती हो जाएगी। अगला है फ्रेट चार्जेस फ्रॉम एक्सपोर्टिंग कंट्री टू इंडिया। सर देखो फ्रेट चार्जेस दे दिया है, मतलब कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट दे दिया है, सर इंश्योरेंस नहीं दिया है इस क्वेश्चन में, देख लो इंश्योरेंस कहीं नहीं दिया, एक्सचेंज रेट बस तो दिया है, तो इंश्योरेंस क्या हमें निकालना पड़ेगा, यस सर पहले एफओबी निकाल लेते हैं, हाँ बाइंग कमीशन तो आएगा नहीं, उसके बाद फ्रेट दिया हुआ, ठीक है, तो इसको करके एफओबी आ जाएगी सर। एफओबी कितनी है सर 20,000 प्लस 1,000 प्लस 20,000 प्लस 1,000 प्लस 100, ये आ गया सर 2,100, ठीक है 21,100, ठीक है, ये आ गया एफओबी। अब हमारे कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट तो पता है सर, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट कितना है 2,000 ऐड कर लेंगे प्लस इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस के साथ दिक्कत है सर, इंश्योरेंस 1.125% ऑफ एफओबी लिया जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में तो दिया नहीं है सर, तो देखो सर 21,100 का 1.125%, ये आ रहा है सर
21,337 अगर राउंड फिगर कर लू तो इसको ऐड कर लो सर, प्लस 2100 प्लस 2000, तो ये आ जाएगा सर 2,337 आया। अच्छा एक खास बात है सर, एक खास बात आप ध्यान रखना, यहां पर मैंने जो कर दिया था ये पूरा का पूरा डॉलर सेंस पे कर दिया, बट आप ऐसे एग्जाम में नहीं करेंगे, ठीक है, ये डॉलर सेंस में था। आपको क्या करना चाहिए मेरे हिसाब से, ज्यादा परफेक्ट ये रहता है, आप ये पहले मत करो, आप इसको सबसे पहले क्या करो, रुपीज में कन्वर्ट कर लो। अपन को एक्सचेंज रेट तो दिया है ना सर 65, आप क्या करो एक्सचेंज रेट से रुपीज में कन्वर्ट कर लो, तो 21,100। देखो ये इसलिए मैंने करके बताया, स्टूडेंट्स ये हड़बड़ी में कर देते, इसीलिए कभी भी जब एग्जाम में क्वेश्चन बनाओ तो डॉलर का साइन, जहां तक डॉलर है वहां का डॉलर तक साइन लगाना सर, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी सर, ठीक है। इंटू 65 ये आ गया सर 1371500, ये रुपी के टर्म में आ गया, ये रुपी के टर्म में आ गया एफओबी वैल्यू, ये जो एफओबी वैल्यू आई है ये रुपी के टर्म में आई है, ठीक है। उसके बाद देखो सर फ्रेट चार्जेस जो है यहाँ पर 2000, मैंने जो किया था सर वो तरीका भी चलेगा, वो तरीका कब चलता है, जब कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट किस में दिया हो, डॉलर में। अगर कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट रुपी में दे दिया तो फंस जाओगे, इससे ज्यादा बेटर है रुपी में कन्वर्ट करके ही चलो सर, ज्यादा बेटर रहता है, सेफ साइड पे रहते हो, ठीक है। तो प्लस कर लो, ये भी 2000 दिया हुआ है, 2000 इंटू 65, ये कितना हो जाएगा सर 2000 इंटू 65, ये आ जाएगा सर 1,30,000। ये हमारा कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट था सर, प्लस इंश्योरेंस भी तो है सर, और इंश्योरेंस एफओबी का रहेगा सर, तो ये हमारी एफओबी वैल्यू है, एफओबी वैल्यू का 1.125%, 1371500 इंटू 1.125%, ये आ रहा है सर 15,429। इसको ऐड कर लेते हैं सर, ये आ जाएगा 1371500, ये आ रहा है सर 1516929, सिंपल। और देखो सर, ये देखो राउंड फिगर किया इसने, ये देखो ये 929 है, ये इसने 30 लिया सर, सिर्फ राउंड फिगर का खेले, बाकी आंसर आ गया। समझ आया कैसे सॉल्व किया सर? ऐसा नहीं है, इस वाले पोर्शन को आप डॉलर के टर्म्स में लेके चलोगे तो भी सही है, बट मेरे हिसाब से रुपए के टर्म्स में लेके चलना चाहिए, क्योंकि इन केस अगर आगे क्वेश्चन में अगर ट्रांसपोर्ट वाला रुपए में दे दिया या इंश्योरेंस वाला रुपए में दे दिया तो आप फंस जाओगे, बेटर है रुपए में लेके चलो, ठीक है। सॉरी, उसके बाद अगला देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलते हैं, देखो XYZ Industries Limited has imported certain equipment from Japan at an FOB value of 4 lakh yen. The other expenses incurred by XYZ Industry in this connection are as follows. Freight from Japan to Indian port, क्या ये आएगा, देखो फ्रेट दिया हुआ है 40,000 येन है, येन, ठीक है। इंश्योरेंस पे टू इंश्योरर इन इंडिया, अब देखो यहां पर देखो इंश्योरेंस चार्जेस रुपीज में और फ्रेट जो दिया हुआ है वो येन में दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो यही मजे होते हैं सर, इसीलिए मैं बोल रहा था आपको कि ज्यादा बेटर है दोनों को रुपए में ही लेके चलना, इसको अपन रुपए में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। अगला देखो डिजाइनिंग पे चार्जेस पे टू कंसल्टेंसी फर्म इन जापान, याद रखना सर डिजाइनिंग और डेवलपमेंट चार्जेस अगर आउटसाइड इंडिया हो तो वैल्यू में इंक्लूड होता है, अगर इन इंडिया डिजाइनिंग चार्जेस है तो वो नहीं आता है, ठीक है। अगला XYZ इंडस्ट्री हैज एक्सपैंडेड 2 लाख इन इंडिया फॉर सर्टेन डेवलपमेंट एक्टिविटीज, सर इंडिया में खर्चा कर रहे हो डेवलपमेंट के लिए, ये कभी नहीं आएगा। XYZ इंडस्ट्रीज हैज इंकर्ड रोड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट फ्रॉम मुंबई पोर्ट टू देयर फैक्ट्री इन MP, सर ये कभी नहीं आएगा। वर्तमान सर एक बार पोर्ट में माल उतरने के बाद घर लेके जा रहे हैं, वो कभी नहीं आता। CBIC का रेट दिया हुआ है 1 yen इज इक्वल टू 0.69, इंटर बैंक रेट, सर बाकी कोई रेट से हमें मतलब नहीं होता, हमें तो सिर्फ CBIC के रेट से मतलब होता है। कमीशन पेबल टू द एजेंट इन इंडिया वाज 5% ऑफ द FOB, सर कमीशन के बारे में जब तक कुछ ना दिया हो आप उसे बाइंग कमीशन नहीं मानेंगे, अगर क्वेश्चन में बाइंग कमीशन देगा तो आप उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, पर अगर क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफाई ना करे तो वो नॉर्मल सेलिंग कमीशन या नॉर्मल कमीशन होगा, आप उसको इंक्लूड करेंगे तो अपन इसको वैल्यू में इंक्लूड करेंगे, ये बात का ध्यान रखना सर। ये बोले ना इन इंडिया 5% ऑफ द FOB कॉस्ट ऑफ द इक्विपमेंट इन द इंडियन रुपीज ना, तो चलो सर करते हैं सॉल्व। देखो FOB कॉस्ट आपको दी हुई है सर 4 लाख येन है ना, 4 लाख येन है, ठीक है, येन।
चेक। इसके बाद देखो सर डिजाइनिंग चार्जेस, क्या डिजाइनिंग चार्जेस आएंगे? यस सर डिजाइनिंग चार्जेस आएंगे, प्लस डिजाइनिंग चार्जेस कितना है? 60,000 येन। चेक, प्लस कमीशन, कमीशन भी तो बोला ना, टू एन एजेंट इन इंडिया 5% ऑफ द एफओबी कॉस्ट ऑफ द इक्विपमेंट। देखो सर इसको अपन लिख लेते हैं कमीशन। कमीशन कितना है? 5% ऑफ एफओबी कॉस्ट। तो एफओबी कॉस्ट कितनी है सर? 4 लाख। 4 लाख इंटू 5%, ये आ जाएगा सर 20,000 येन। ठीक है, अब इन सबको ऐड कर लेते हैं, प्लस 60,000 प्लस 4 लाख, तो ये आ रहा है सर 4,80,000 येन। अब ये येन एफओबी वैल्यू है ये। ठीक है, अभी अपन को सर रुपी के टर्म में चाहिए। अब रुपी के टर्म में एफओबी वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, किस रेट से मल्टीप्लाई करेंगे? 0.69। तो रुपी वैल्यू के लिए इंटू 0.69, ये जो येन के टर्म्स में आया है इंटू 0.69, ये आ रहा है सर 331200। ये एफओबी वैल्यू इन रुपी है सर, एफओबी वैल्यू इन रुपी आ गई सर। ठीक है, अब इसमें अपन क्या करेंगे सर? अपन को ट्रांसपोर्ट का खर्चा दिया हुआ है, यस सर 40,000 येन दिया हुआ है, देखो, प्लस कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो ये दिया हुआ है 40,000 इंटू 0.69 रुपीज में कन्वर्ट करेंगे, तो देखो सर 40,000 इंटू 0.69, ये आ जाएगा सर 27,600, प्लस इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का कितना खर्चा दिया हुआ है सर? 20,000 इंश्योरेंस का खर्चा दिया हुआ है, तो देखो सर इंश्योरेंस भी ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो इसको ऐड कर लेते हैं। अब कितना आएगा सर? 331200 प्लस 27,600 प्लस 20,000, ये आ रहा है सर 378800। समझ आया? ये हमारा आ जाएगा सर क्या? असेसेबल वैल्यू, जिसमें हम फ्यूचर में कस्टम ड्यूटी लगाएंगे। सिंपल है, इसी वैल्यू पे कस्टम ड्यूटी लगता है। चलो और चेक करते हैं, ये 367 आ रहा है, ऐसा क्यों भाई? हमने ये तो लिया है, ये लिया है, ये भी लिया है। ठीक है, हमारा भी यही आया, फिर हमारा भी यही है। सर देखो 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 देखो, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस इन्होंने 10,000 ले लिया, क्यों भाई 10,000 क्यों? ये गलत है सर, कॉस्ट ऑफ जो इंश्योरेंस है वो 10,000 नहीं आ सकती सर। ऊपर ही तो क्वेश्चन में 20 दिया हुआ है सर, ये देखो ऊपर क्वेश्चन में तो 20 दिया है, तो ये 10 कहां से ले आया भाई? ये 10 अपनी मनगढ़ंत कहानी है, नहीं है सर, इसीलिए इनका आंसर गलत है सर। अपना आंसर परफेक्ट है, अपना जो ये निकला ये परफेक्ट आंसर है। समझ आया? अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या बोलते हैं देखो, हाउ शैल योर आंसर डिफर if the information regarding freight and insurance are not available। अगर फ्रेट और इंश्योरेंस का अगर हमें एक्सपेंस पता नहीं होगा तो फ्रेट तो हम 20% ऑफ एफओबी ले लेंगे और इंश्योरेंस सर 1.125% ऑफ एफओबी ले लेंगे। तो देखो सर एफओबी कितनी आई थी हमारी? एफओबी तो देखो सर ये आई थी 331200, तो हमारी कहानी तो यहीं से चालू होगी ना सर, 331200। ठीक है, ये हमारी एफओबी हो गई। ठीक, इसमें अपन कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट 20% ले लेंगे, निकालो 20%, 331200 इंटू 20%, ये आ रहा है सर 66,240। और कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस भी है सर, इंश्योरेंस कितना लेंगे सर? 1.125%, निकालो सर ये 1.125% इसका, तो 331200 इंटू 1.125%, ये आ रहा है सर 3726। ये एसेसेबल वैल्यू कितनी आ जाएगी? ऐड कर लेते हैं, 66,240 प्लस 331200, तो ये आ जाएगा सर 401166। ये आ गई एसेसेबल वैल्यू। समझ आया? और देखते हैं सर। थैंक यू इंस्टीट्यूट को बोलो थैंक यू, आंसर मैच हो गया, टैली हो गया। ठीक है, अगला देखो, देखो क्वेश्चन नंबर 6, BSA and a company limited has imported a machine from UK from the following particular furnished by them arriving at the accessible value for the purpose of custom duty payable। देखो सर FOB cost of the machine 10,000 दिया हुआ है, फ्रेट एयर के थ्रू आया है सर और 3,000 दिया है। हम पढ़ के आए सर 20% से ज्यादा नहीं हो सकता, और 20% कितना होता है? 2,000, तो ये तो 3,000 नहीं आने वाला। इंजीनियरिंग एंड डिजाइनिंग चार्जेस पेड टू अ फर्म इन यूके, ये आएगा सर।
लाइसेंस फीस रिलेटिंग टू इंपोर्टेड गुड्स पेबल बाय बायर एज अ कंडीशन ऑफ सेल। सर बायर ने पे किया है एक्सपोर्टर के बदले, तो सर क्या ये आएगा? यस सर, ये भी आएगा। जानबूझ के वैल्यू कम कर रहे थे। मटेरियल एंड कंपोनेंट सप्लाइड बाय बायर फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ वैल्यू 20,000, क्या ये भी आएगा? यस सर, ये भी आएगा। अगला देखो सर, इंश्योरेंस चार्जेस पे टू द इंश्योरर इन इंडिया। सर इंडिया में इंश्योरेंस चार्जेस पे किए, क्या ये भी आएगा? यस सर आएगा। बाइंग कमीशन, ये कभी नहीं आता, बाइंग कमीशन कभी नहीं आता। उसके बाद इंटर बैंक एक्सचेंज रेट, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। सीबीआईसी का एक्सचेंज रेट दिया हुआ है, इससे हमें बहुत मतलब है। उसके बाद अगला देखो, इंपोर्टर पेड 5,000 टुवर्ड्स ड्यूमरेजेस चार्जेस फॉर डिले इन क्लियरिंग द मशीन फ्रॉम द एयरपोर्ट। सर एक बार गुड्स पोर्ट में आ गया, उसके बाद के जो भी चार्जेस है क्या वो वैल्यू में इंक्लूड होते हैं? नो सर, नहीं होते, तो ये ड्यूमरेजेस चार्जेस नहीं आएगा। ठीक है, तो चलो सर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आराम से। देखो एफओबी वैल्यू ऑफ मशीन कितनी दी हुई है सर? एफओबी कॉस्ट कितनी दी हुई है सर? 10,000 प्लस डिजाइनिंग चार्जेस यूके में दिया है 500 प्लस लाइसेंस फीस भी है। देखो सर, लाइसेंस फीस रिलेटिंग टू इंपोर्टेड गुड्स पेबल बाय द बायर एज अ कंडीशन ऑफ सेल 20% ऑफ द एफओबी कॉस्ट, मतलब 10,000 का 20% कितना हो जाएगा? लाइसेंस फीस 2,000 रुपीज प्लस और कोई चीज है, मटेरियल एंड कंपोनेंट सप्लाइड, ये तो रुपए में दिया हुआ है सर, इसको पहले करने से ऐड करने से पहले बाकी सब चीजों को तो रुपए में कन्वर्ट कर लो, तो ये कितना आ जाएगा सर? 10,000 प्लस 500 प्लस 2,000, ये आ जाएगा सर 12,500। ठीक है, इसको अपन रुपए में कन्वर्ट कर लेंगे 70.25 से मल्टीप्लाई करके, कौन सा? सीबीआईसी का रेट इंटू 70.25, ये आ जाएगा सर 878125, ये आ गया। प्लस अब करेंगे सर मटेरियल एंड कंपोनेंट सप्लाइड बाय द बायर फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि रुपए में दिया हुआ था, तो अब ऐड कर लो सर। मटेरियल सप्लाइड 20,000, ठीक है, तो ये हो जाएगा 898125। आया समझ? सिंपल। उसके बाद देखो सर, उसके बाद अगला क्या दिया हुआ है? फ्रेट। फ्रेट तो सर मैक्सिमम कितना आएगा? 2,000, ये हमारी एफओबी आ गई सर, हमारी एफओबी वैल्यू आ गई। अब अपन इसमें ऐड क्या करते हैं? फ्रेट। फ्रेट के बारे में इसने क्या दिया हुआ है? देखो फ्रेट के बारे में दिया हुआ है सर 3,000 पाउंड था, ठीक है, तो हमने बोला था सर मैक्सिमम 20% अलाउ होता है, तो 20% मैक्सिमम कितना हो जाएगा सर? 2,000। भाई मैक्सिमम तो 20% 2,000 ही होगा ना सर। अब यहां पर क्या होता है, देखो एक चीज ध्यान दो, आप ध्यान दो, उसने इंकर किया है 3,000 इंटू 70.25, ये उसका एक्चुअल में फ्रेट लगा है, ठीक है, ये पहली कहानी। पर सर हमने एक बात सीख के आई थी सर, एफओबी के 20% से ज्यादा फ्रेट नहीं हो सकता इन द केस ऑफ एयर, पढ़े ना सर, ये देखो एयर की कहानी थी, तो एयर के केस में 20% से ज्यादा नहीं हो सकता, तो सर 20% किसका लेंगे? 898125, इसका 20%। तो देखो सर दोनों को कर लेते कंपेयर, 3,000 इंटू 70.25, ये आ रहा है एक्चुअल करा इसने 210,750, बट ये आना कितना चाहिए? 898125 इंटू 20%, ये आ रहा है सर 179,625, ये मैक्सिमम है सर, ये मैक्सिमम है, इतना ही फ्रेट अलाउड होगा, तो सर 179,625, ये फ्रेट वाला पॉइंट है जो अच्छा है, उस पर ध्यान रखना सर। ठीक, अगला इंश्योरेंस। इंश्योरेंस तो आपको 6,000 दिया हुआ है सर, ये देखो इंश्योरेंस तो आपको दिया हुआ है सर 6,000, तो इंश्योरेंस तो डायरेक्टली ऐड कर लेंगे 6,000, तो ये ऐड करने के बाद कितना आएगा सर? प्लस 898125, ये आ रहा है सर 1083750, ये आ गई हमारी एसेसेबल वैल्यू। समझ आया? क्लियर हुआ? अच्छा क्वेश्चन था, मेरे को लगता है एक स्टूडेंट सिर्फ फ्रेट पे कंफ्यूज हो सकता है, बाकी तो सिंपल था सर, ठीक है, और मैंने आपको पहले ही बताया सर अपन लीवरेजेस चार्जेस लेते नहीं है सर, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो टैली भी हो रहा है। अगला क्वेश्चन, एक्स लिमिटेड इंपोर्टेड गुड्स फ्रॉम स्विट्जरलैंड 400 यूनिट एट द रेट ऑफ $110, फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो कंसिडर्ड। देखो सर फ्रेट दिया हुआ है 5,000, ड्यूमरेजेस चार्जेस पेड टू पोर्ट अथॉरिटी, सर यहाँ पर ड्यूमरेजेस चार्जेस किसको पे किया जा रहा है? पोर्ट अथॉरिटी को, एक $1,000, इंश्योरेंस दिया हुआ है 50,
रॉयल्टी दिया हुआ है, रॉयल्टी एज रॉयल्टी फॉर द यूज ऑफ पेटेंट है, रॉयल्टी एज अ कंडीशन ऑफ सेल है। तो सिंपल सी बात है सर 400 इंटू 1110 कितना हो जाएगा सर, देखो 400 इंटू 1110 ये आ जाएगा सर 44,000, ठीक 44,000 डॉलर आ गया सर। उसके बाद देखो सर रॉयल्टी, क्या रॉयल्टी आती है, यस सर रॉयल्टी तो दोनों आ जाएगी सर, तो रॉयल्टी प्लस कर लेते हैं रॉयल्टी ऑफ पेटेंट एंड प्लस कर लेते हैं रॉयल्टी ऑफ इसका सेल। तो सर ये आ जाएगा 1,000 ऐड हो जाएगा, ठीक है, और 20,000 ऐड हो जाएगा। तो ये दोनों ऐड करने के बाद कितना आएगा सर 44,000 प्लस 1,000 प्लस 20,000, ये आ रहा है सर 65,000। और कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन में? नहीं सर, ड्यूमरेजेस चार्जेस तो आ नहीं रहा सर, वैसे ही बाहर होता है, ठीक, और कमीशन वगैरह नहीं। एज्यूमिंग एक्सचेंज रेट इज 70 दिया हुआ है, तो ये हमारी एफओबी आ गई सर डॉलर में इंटू 70 कर लो, 65,000 इंटू 70 ये आ जाएगा सर 45,50,000 है ना, हाँ 45,50,000 सर। ये इंडियन रुपी में आ जाएगा एफओबी वैल्यू आपका। इसमें अपन जोड़ लेंगे फ्रेट, फ्रेट देखो दिया हुआ होगा क्वेश्चन में, हाँ फ्रेट दिया हुआ ना सर 5,000 वेसल का है, तो वेसल का है तो एक्चुअल जितना रहेगा उतना ले लेंगे, 5,000 इंटू 70 रुपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, प्लस इंश्योरेंस, इंश्योरेंस को दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, ये देखो 50, तो ये इंश्योरेंस भी ऐड कर लेंगे सर 50 इंटू 70। अब ऐड करो सर, ये आपकी असेसेबल वैल्यू आ जाएगी, देखो सर 5,000 इंटू 70 ये आ रहा है 3,50,000 और 50 इंटू 70 ये आ रहा है सर 3,500। ऐड करो, फाइनल हमारी असेसेबल वैल्यू आ गई प्लस 3,50,000 प्लस 45,50,000, ये आ जाएगा सर 490,3500, ये हमारी एक्सेसिबल वैल्यू आ गई। समझ आया? सिंपल है, ठीक है, ये देखो ये देखो ये रही एक्सेसिबल वैल्यू। क्लियर? आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है सी लिमिटेड एंड इंपोर्टर हैज इंपोर्टेड अ मशीन फ्रॉम यूएसए एट एन एफओबी कॉस्ट ऑफ 10,000। ओके, फ्रेट फ्रॉम द पोर्ट इन यूएसए टू इंडियन पोर्ट दिया हुआ है 700, ठीक है। इंश्योरेंस वाज पेड टू एन इंश्योरर इन इंडिया 6,000 रुपी में दिया हुआ है। डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट चार्जेस ऑफ 2,000 वेयर पेड टू कंसल्टेंसी फर्म इन यूएसए, क्या ये आएगा? यस सर। द इंपोर्टर आल्सो स्पेंड 50,000 इन इंडिया फॉर डेवलपमेंट, नहीं सर, इंडिया में डेवलपमेंट के खर्चे नहीं आते हैं। 10,000 वेयर स्पेंट इन ट्रांसपोर्टिंग द मशीन फ्रॉम इंडियन पोर्ट टू अ फैक्ट्री, ये कभी नहीं आता। आरबीआई के एक्सचेंज रेट से मतलब नहीं है, सीबीआईसी का एक्सचेंज रेट लिया जाता है। रेट व्हेन बैंक रिकवर्ड, उससे भी कोई मतलब नहीं है। फॉरेन एक्सपोर्टर हैज एन एजेंट इन इंडिया, कमीशन इज पेबल टू द एजेंट इन इंडियन रुपी एज 5% ऑफ एफओबी प्राइस, एफओबी प्राइस का 5%। तो सर ये 10,000 दिया हुआ है, इसका 5% निकाल लेंगे, सेलिंग कमीशन है, ये आएगा सर। तो देखो एफओबी कॉस्ट कितना 10,000 प्लस डिजाइनिंग चार्जेस है ना सर, डिजाइनिंग चार्जेस है ना, ये रहा 2,000, ये देखो 2,000 ये प्लस सर कमीशन भी दिया हुआ है, देखो कमीशन था ना सर 5%, कमीशन 500, तो ये आ जाएगा सर 12,500 और कुछ तो आता नहीं है सर, ठीक है। उसके बाद फ्रेट दिया हुआ है, इंश्योरेंस दिया हुआ है, वो अपन ले लेंगे। और रेट कौन सा लेना है सर? सीबीआईसी का 75.60 से मल्टीप्लाई करोगे, ये तो हमारी एफओबी वैल्यू ही है, बट हमें एफओबी वैल्यू रुपए में चाहिए, तो सर 12500 इंटू 75.60 ये आ रहा है सर 9,45,000 प्लस फ्रेट कर लेते हैं। अब फ्रेट कितना दिया हुआ है सर? 700, अच्छा $700 है ना, तो 700 इंटू 75.60 प्लस इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कितना दिया हुआ है सर? इंश्योरेंस आपको 6,000 दिया हुआ है, चलो आ जाओ इंश्योरेंस ऐड कर लेते हैं 6,000। देखो सर ये ऐड करके देखो, इसको मैं डाल लेता हूँ मेमोरी प्लस में, 6,000 मेमोरी प्लस में और 700 इंटू 75
75.60 इसको ही मेमोरी प्लस में, तो मेमोरी रिकॉल किया तो मेरा आ रहा है सर 1003920। ये मेरी असेसेबल वैल्यू आ गई। समझ आया? सिंपल क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था। और देखते हैं, ये देखो असेसेबल वैल्यू, समझ आया? ये हमने पूरे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो थे वैल्यूएशन वाले वो अपन ने कंप्लीट किए। अब इसके नीचे जो है वो प्योरली थ्योरेटिकल पार्ट है, वो अपन सर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, चलो यहां तक समझ आया? कोई डाउट, कोई क्वेरीज हो, कुछ चीज हो? सर ये कस्टम की पूरी सीरीज है जहां पर मैं पूरा कस्टम आपको फ्री में कंप्लीट करा रहा हूं। प्लीज इसे फ्रेंड्स तक शेयर करना क्योंकि बहुत हेल्प होगी सर। इसकी प्लेलिस्ट है कस्टम क्लासेस के नाम से, सर आप उसको देख सकते हो, उससे पूरी कस्टम की क्लासेस कवर अप कर सकते हो। ठीक है, चलो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, नहीं तो आपका लॉस होगा सर, कहीं ना कहीं वीडियोस मिस हो जाएगी। ठीक है, चलो थैंक यू फ्रेंड्स, और यार लाइक जरूर कर देना, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है।